गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपक्यू के सीएससी प्लेटफॉर्म पर। आप लोग को जैसा कि मैंने फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द फिजिक्स का पार्ट 2 लेके मैं आप लोग के सामने आया हूँ। पार्ट 1 इसका मैंने कल वीडियो अपलोड हो गई है, आप लोग सीएससी एकेडमी पे आप लोग जाके देख सकते हैं उसको। उस पर मैंने उसको अपलोड कर दिया है। यहाँ पर हम लोग पार्ट 2 को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। ये आप लोग को बता दें कि ये सिर्फ यहाँ पर, हालांकि ये बीपीएससी के श्रृंखला में दूसरा क्रम है, लेकिन ये सिर्फ बीपीएससी के लिए लाभकारी नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन सारे एग्जाम में, किसी भी स्टेट पीसीएस में, चाहे वो छत्तीसगढ़ स्टेट पीसीएस हो, एमपी हो, बिहार हो, यूपी पीसीएस, आरओ दोनों में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए अगर इन क्वेश्चनों का आप अध्ययन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये इसमें ऑप्शन नहीं है। अगर इतने तैयार होते हैं तो इसमें मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, उससे अभी आपको मतलब जितने क्वेश्चन हैं उससे ज़्यादा ही आपको दोगुने की आपकी जानकारी मिलेगी। तो ठीक है, चलिए हम लोग समय को ज़्यादा ज़ाया ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने लेके आए हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। यहाँ पर किसकी इकाई पूछ रहा है, वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई पूछ रहा है, न कि प्रतिरोध की। अगर प्रतिरोध की इकाई पूछता तो आप बताते ओम, है ना। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रतिरोधकता की इकाई। देखिए यहाँ पर प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो जाएगा, ओम मीटर। क्या होगा, ओम मीटर। ये कैसे आएगा मैं वो भी आप लोगों को बता दूं। देखिए प्रतिरोधकता को इससे डिनोट करते हैं, रो से। इक्वल टू क्या होता है, आर A/L। देखिए R होता है प्रतिरोध, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। इसका यूनिट हो जाएगा ओम। A हमारा होता है एरिया, एरिया का यूनिट हो जाता है मीटर स्क्वायर। और L भी होता है लेंथ, उसका भी हो जाएगा यूनिट M। एक M यहाँ से कट गया, अंतिम हमारा क्या बचा लास्ट में, ओम मीटर। यही इसका यूनिट होता है। तो याद रखिएगा आप लोग कि वैद्युत प्रतिरोधकता जब पूछेगा तो उसका यूनिट होगा, इकाई होगा ओम मीटर। और प्रतिरोध सिर्फ पूछेगा तो उसका हो जाएगा सिर्फ ओम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसका हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ऑप्शन में रहेगा निश्चित रूप से आप लोग कर लेंगे। फिर भी यहाँ पर मैंने इसको लिखा है क्योंकि इसके माध्यम से मैं एक दो क्वेश्चन और बताने वाला हूँ। देखिए प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। ऐसे भी दिया जा सकता है क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष दिया हो, प्रकाश वर्ष ऑप्शन में दिया रहे, एक प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, एक वर्ष में तय की गई दूरी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहीं पर आप लोग ये बता दीजिए कि एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ऐसा भी पूछा गया है कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये याद रहेगा आप लोग को, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तारों संबंधी दूरियों को मापने का मात्रक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग प्रकाश वर्ष वाला देख चुके, अब यहाँ पर तारों संबंधी दूरियों को मापने का मात्रक, ये क्या होता है, ये होता है पारसेक। क्या होता है, ये होता है पारसेक, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा, अगर पारसेक को हम लोग प्रकाश वर्ष में डिनोट करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये भी आप लोग देख लीजिए। तो एक पारसेक बराबर क्या होता है, एक पारसेक, ये भी पूछा गया है। एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष, ठीक है। ये भी आप लोग को याद रहना चाहिए। अगर इसी को पूछे पारसेक को अगर मीटर में पूछ ले तो क्या हो जाएगा आंसर, वो भी आप लोग देख लीजिए। एक पारसेक क्वेश्चन अगर इसको मीटर में पूछ ले तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। तो यहाँ देखिए पारसेक का प्रकाश वर्ष में संबंध भी आपको पता चल गया। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं, मीटर में भी आपको डिस्टेंस पता चल गया। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। और
तारों संबंधी दूरियों को मापने का जो मात्रक होता है, मतलब पार्सेक क्या होता है, उसके बारे में भी जानकारी मिल गई। इन 2 क्वेश्चनों के माध्यम से आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल गया। ये आप लोग के लिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है समुद्री जहाज की गति को मापने की इकाई। ध्यान दीजिए, इसको हटा देते हैं आप लोग। चलिए देखिए, समुद्री जहाज की गति को मापने की इकाई, समुद्री जहाज को की गति को मापने की इकाई क्या होगी। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने एक साथ लिखा है, ध्यान दीजिए आप लोग। समुद्री जहाज की गति को मापने की इकाई, दूसरे क्वेश्चन में नौ संचालन, समुद्र से ही संबंधित है। नौ संचालन में प्रयुक्त, मतलब जो समुद्र में दूरी तय करते हैं उसमें उसी दूरी को किससे मापते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इसलिए मैंने साथ में लिखा है, अक्सर ये दोनों यूनिट को साथ में दे के कन्फ्यूजन पैदा किया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग के साथ दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समुद्री जहाज की गति को जो मापने की इकाई होती है नॉट। क्या होती हो, नॉट। और लेकिन यहाँ पर नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को जो मापते हैं, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को जो मापते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉटिकल मील। कई बार क्वेश्चन में मिलान वाले क्वेश्चन में आया हुआ है, ये दोनों चीज़ दिया हुआ है और ये दोनों भी चीज़ दिया हुआ है। तो लोग क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इसका इसमें मिलान कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए, याद रखिए जहाँ पर दूरी वाली आएगा वहाँ मील वाला आएगा, नॉटिकल मील, और यहाँ पर समुद्र की गति जहाँ आएगा वहाँ पर सिर्फ नॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र, कौन सा यंत्र प्रयोग होता है, सोनार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोनार, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को ऊपर से भेजा जाता है और वो जिस चीज़ का हम लोग खोज करते हैं उससे वो वापस टकरा के जाती है, तो सोनार के द्वारा हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को हम लोग भेजते हैं तो वो उस वस्तु से टकराती है जिसको हम लोग खोज रहे होते हैं, तो सोनार द्वारा उसको क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड एसओ फॉर साउंड हो जाएगा, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च ताप को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। उच्च ताप को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ऐसे जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, तापमान को किससे हम लोग मापते हैं, थर्मामीटर, पर उसकी अपनी सीमा होती है ना, उसकी अपनी सीमा होती है। यहाँ पर बात करें उच्च ताप को, उच्च ताप मतलब कम से कम 800 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 800 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर के तापमान को मापने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको लोग क्या बोलते हैं, पायरोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, पायरोमीटर। क्या बोलते हैं, पायरोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा उच्च ताप को मापने के लिए जो पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है और ताप कितना हो, कम से कम 800 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा हो तभी ये इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। जैसे अब सूर्य का या सूर्य के बाहरी आवरण का तो इस ठीक है, कोरोनोस्फेयर का जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसको अगर हम लोग मापेंगे तो कम से कम पायरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोलर रेडिएशन। अब सोलर रेडिएशन किससे मापा जाता है, यहाँ पर एक देखिए और है क्वेश्चन आ गया, सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन किस, यहाँ पर पायरोमीटर है, उसका दूसरे वाले का क्या आंसर हो जाएगा, पायरहेलियोमीटर। देखिए सोलर रेडिएशन किससे मापा जाता है, तो पायरहेलियोमीटर से मापा जाता है। और उच्च ताप कम से कम 800 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा का तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का, ठीक है। इसको ठीक से लिख दें, हेलियोमीटर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दूध के भी मैंने 2 क्वेश्चन लेके आए हैं, मतलब दूध से रिलेटेड, वो भी ऐसा है कि ये कंफ्यूज करता रहता है, इसलिए देखिए दूध का आपेक्षिक घनत्व या शुद्धता, आपेक्षिक घनत्व पूछे या शुद्धता पूछे,
दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों किससे मापा जाता है, तो ये मापा जाता है लैक्टोमीटर से। किससे मापा जाता है, ये लैक्टोमीटर, ठीक है। शुद्धता या आपेक्षिक घनत्व, शुद्धता या आपेक्षिक घनत्व होगा तो कैसे मापा जाएगा, वो लैक्टोमीटर से। और अगले में क्या पूछा जा रहा है, दूध में उपस्थित वसा की मात्रा। अगर वसा की मात्रा पूछा जाएगी तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए ध्यान से फिर से, आपेक्षिक घनत्व या शुद्धता पूछेंगे तो लैक्टोमीटर होगा आंसर। अगर वसा की मात्रा पूछेगी, दूध में उपस्थित वसा की मात्रा पूछेगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूरोमीटर। ब्यूरोमीटर, ध्यान रखिए लैक्टोमीटर और ब्यूरोमीटर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गीगर काउंटर क्या है, गीगर काउंटर क्या है। देखिए गीगर काउंटर एक कण अनुवेदक है। हिंदी थोड़ी सी हो सकता है ना समझ में आए, इंग्लिश में देखिए इसको पार्टिकल डिटेक्टर बोलते हैं। गीगर काउंटर क्या करता है, पार्टिकल को डिटेक्ट करता है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो गीगर काउंटर क्या है, तो ऑप्शन में रहेगा कण अनुवेदक हिंदी में। अगर हिंदी ना समझ में आए तो आप लोग इंग्लिश वाला पार्ट देख लीजिएगा, अगर उपस्थित हो तो उसको कहते हैं पार्टिकल डिटेक्टर। ये क्या है, एक कण अनुवेदक, कण अनुवेदक या फिर पार्टिकल डिटेक्टर। ये किसके लिए यूज होता है, तो ये आयनित विकिरण के माप के लिए। किसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, गीगर काउंटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, आयनित विकिरण के माप के लिए। किसके लिए, आयनित विकिरण के माप के लिए, आयनित विकिरण के माप के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेदनशील तराजू पर खड़े व्यक्ति के श्वास लेने से क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी तराजू पे जो संवेदनशील हो, ठीक है, उस पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर वो सांस अंदर खींचता है तो तराजू की रीडिंग पर, मतलब तराजू की रीडिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। याद रखिए जब भी वो श्वास खींचेगा अंदर तो तराजू की रीडिंग हमेशा बढ़ी हुई बताएगी, ठीक है। हाँ याद रखिए, अगर वो संवेदनशील तराजू होना चाहिए, संवेदनशील तराजू होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब मान लीजिए अगर हम 1 लीटर वायु, अपने अंदर 1 लीटर वायु अगर खींचते हैं, अंदर लेते हैं, तो 1.225 ग्राम के बराबर वो रीडिंग को प्रभावित करता है। ध्यान रहेगा, संवेदनशील तराजू है, आदमी उस पर खड़ा है, तो अगर वो श्वास अंदर ले रहा है तो हमेशा रीडिंग को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने की तकनीक। कोई मिश्रण है, विभिन्न पदार्थों का कोई मिश्रण है, उसको अगर अलग किया जाए तो उस तकनीक को क्या बोलते हैं, उस तकनीक को हम लोग क्या बोलते हैं, तकनीक को क्रोमैटोग्राफी। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमैटोग्राफी। किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने की तकनीक को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी। ओके, अगला क्वेश्चन चलिए फिर देखते हैं, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को डायरेक्ट ना पूछ के थोड़ा सा इनडायरेक्टली पूछ लिया है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस को, पढ़ने में, अब पढ़ने में हम लोग पढ़ते हैं तो पास में ही पढ़ते हैं जनरली, यही सामान्यतः इस क्वेश्चन का मतलब यही है। अगर हम लोग को पास की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, हम लोग को पास की चीज़ें अगर नहीं दिख रही हैं तो हम लोग को कौन सा दृष्टि दोष होगा, पहले ये आप लोग को बता दीजिए। पास की चीज़ें नहीं दिखने पर निकट दृष्टि दोष होता है, ऐसा मत बोलिएगा। अगर पास की चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो वो दूर दृष्टि दोष है, और दूर की चीज़ नहीं दिख रही है तो उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ध्यान रहेगा, अगर पास की चीज़ आपको नहीं दिख रही है तो कौन सी दृष्टि दोष है आपका, दूर दृष्टि दोष। अगर पास की चीज़ नहीं तो पास वाले में क्या होगा, दूर दृष्टि दोष। अगर दूर की चीज़ ना दिखे तो क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अब दूर दृष्टि दोष तो निकट दृष्टि दोष का नाम अगर अंग्रेजी में भी दिया रहे, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में
अंग्रेजी में नाम दिया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं, और दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया, ठीक है, और दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये इतना जानकारी मिलने के बाद आप ये बता दीजिए पढ़ने में काम आने वाली ग्लास लेंस में कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा। अब आप बता सकते हैं इसमें कौन सा लेंस प्रयोग होगा, उत्तल लेंस। क्यों, चीज़ें हमको नज़दीक की नहीं दिख रही है, इसलिए हमको क्या कौन सा दृष्टि दोष है, अगर हम लोग को यहाँ की चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो ध्यान रखिए, अगर हमारी कोई चीज़ हम बुक पढ़ रहे हैं वो हमको ठीक से नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रतिबिंब है हमारे रेटिना पर न बन के कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे। कहाँ बन रहा है, रेटिना। मान लीजिए आपका ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका आँख है ना, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसका प्रतिबिंब कहीं दूर बन रहा है, हमारी आँखों पर नहीं बन पा रहा है, इसलिए वो हमको ठीक से नहीं दिखाई देता। तो अगर हम लोग यहाँ पर और उत्तल लेंस लगा दें तो ये क्या करेगा, इसको आँखों पर कन्वर्ज करा देगा। ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से इससे जो लाइट जाएगी इसको आँखों पर ऑब्जेक्ट कन्वर्ज करा देगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस। ध्यान रहे कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को दूरी क्या कहलाती है। उत्तरोत्तर गर्त और उत्तरोत्तर श्रृंग, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी का ऐसा रूप यहाँ पर यूज किया है, अगर किसी को ना पता हो तो उसका इसमें थोड़ा सा डर जाए। लेकिन यार ध्यान रखिए, जो तरंग होता है ऐसे चलता है, ऊपर वाले को उत्तरोत्तर श्रृंग बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। और यही पूछ रहा है कि दो उत्तरोत्तर यहाँ से यहाँ तक के को क्या कहते हैं, या तो श्रृंग ले लें यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोलते हैं। हम लोग उसको तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। हमेशा याद रखिए, चाहे दो श्रृंग ले ले और चाहे दो गर्त ले ले, दोनों के बीच के जो ये होता है उसको तरंगदैर्घ्य बोलते हैं और ये समान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक पत्थर को चाँद से पृथ्वी पर लाने पर क्या प्रभाव होगा पत्थर पर। अगर हम किसी पत्थर के टुकड़े को चाँद से पृथ्वी पर लाएँ तो उस पर क्या प्रभाव दिखेगा, बताइए उस पर क्या प्रभाव दिखेगा। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं हमारे पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण चाँद से ज़्यादा है ना, लगभग 6 गुना, 1/6 हमारे चाँद पे है और यहाँ पृथ्वी उस पर 6 गुना है। तो अब कोई भी चीज़ अगर वहाँ से लाएंगे तो यहाँ पर उस पर गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा लगेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा। तो यही परिवर्तन होगा। किसी पत्थर को चाँद से पृथ्वी पर लाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, भार में वृद्धि, ठीक है। और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन, पत्थर उतना ही बड़ा रहेगा ना, उसके आयतन में परिवर्तन होगा, भार में उसकी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य पर ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया, सूर्य पर ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पर मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को छोटा लिखा है। सूर्य पर ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं, नाभिकीय संलयन, ठीक है। सूर्य पे जो ऊर्जा निर्माण होता रहता है उसी ऊर्जा से हम लोग को हमेशा रोशनी मिलती है। आखिर सूर्य पे ऊर्जा, इतनी ऊर्जा है तभी हम लोग यहाँ पर सोलर पावर सब कुछ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि तो उसी ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है, तो नाभिकीय संलयन है, उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और थोड़ा सा ये आप लोग बता दें कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। देखिए सिंपल से एक परिभाषा है नाभिकीय संलयन का, दो हल्के नाभिक, जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और बहुत सारी ऊर्जा को छोड़ते हैं या बहुत सारी ऊर्जा को एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, तो
उस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों हल्के नाभिक हैं और उच्च ताप और दाब पर ये मिलकर क्या बनाए, एक भारी नाभिक। ये क्या हो गया, ये हो गया भारी नाभिक। ठीक है, तो दो हल्के नाभिक, इनको हम क्या बोले, हल्के नाभिक। ये दोनों हल्के नाभिक हैं, मिलकर उच्च ताप और दाब पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण किए और प्लस साथ में बहुत सारी ऊर्जा का इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। अच्छा, आपने परमाणु विस्फोट, परमाणु बम का भी नाम सुना होगा, तो आप लोग बता दीजिए परमाणु बम में कौन सा प्रक्रिया होती है। तो ध्यान रखिए, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन, जिसको अंग्रेजी में नाभिकीय न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। नाभिकीय संलयन को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन और फिजन दोनों मंत्र रखिए। हाइड्रोजन बम में भी पूछा गया है, क्वेश्चन में आपके आया है कि हाइड्रोजन बम में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो उसमें भी नाभिकीय संलयन का प्रक्रिया होती है। कौन सी होती है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। इसीलिए हाइड्रोजन बम आपका परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन बम देखिए, परमाणु बम में विखंडन, ठीक है, और हाइड्रोजन बम में संलयन प्रक्रिया। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोग को। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन सी नोबल गैस वायु में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती। क्या पूछ रहा है, नहीं पाई जाती। कौन सी नोबल गैस है जो वायु में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है, तो वो कौन सी गैस है, वो आपका रेडॉन है। कौन सा गैस है वो, आपका रेडॉन गैस स्वतंत्र रूप से वायु में नहीं पाई जाती। ये तब इसका आपको मिलेगा, जैसे मान लीजिए भूकंप आता है, भूकंप आया, सुनामी आया, जिससे धरती कांपी, या फिर किसी वैज्ञानिक विधि से आपने उसका निष्कर्षण पृथ्वी से कर रहे हैं, अलग बात है, वरना भूकंप आने पे इसका पृथ्वी से रिसाव होता है रेडॉन का। ठीक है, इसलिए इस रेडॉन गैस अगर का रिसाव हो रहा है तो ये भी माना जाता है कि कहीं भूकंप या सुनामी आने की एक चेतावनी मानी जाती है रेडॉन गैस के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडॉन। याद रहेगा आप लोग को। आप लोग के लिए एक काम दे रहे हैं, नोबल गैसों में रेडॉन के अलावा और कौन कौन सी है, नोबल या एक्री गैस, उनका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन दे देता है, इसमें से पूछता है कौन सी एक्री गैस नहीं है या कौन सा नोबल गैस नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोग को पता हो तो ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोलक की कालावधि मतलब अंग्रेजी में लिख दिया है टाइम पीरियड। ठीक है, किस पर निर्भर करती है, लोलक। और लोलक तो आप लोग जानते होंगे, प्रैक्टिकल किया होगा तो। देखिए लोलक क्या होता है, इस तरीके होता है ना, यहाँ कुछ बना होता है, ये इधर से इधर तक मूव करता है ना। ठीक है, तो पूछ रहे हैं लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है। देखिए लोलक की कालावधि मतलब टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2π/L/G। ठीक है, 2π/L/G। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये टाइम पीरियड है, यहाँ पाई लगा है, यहाँ पर जी लगा है, यहाँ एल लगा है ना। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये टी किस पर निर्भर करेगा। देखिए जी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पाई हमेशा से कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब नियतांक का भी मतलब आप समझ लीजिए कि मतलब वो फिक्स्ड है, वो नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर बदलने वाली एक ही चीज़ दिख रही है, क्या, लंबाई, है ना। और ये लंबाई क्या है, इस लोलक यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। तो आप कहने का मतलब ये है कि इस लंबाई को आप जब बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड उसका बढ़ जाएगा। अगर छोटा है तो जल्दी कर लेगा, बड़ा कहेगा तो दूर तक जाएगा, फिर दूर तक से फिर आएगा, इसलिए उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो लोलक की कालावधि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है, लोलक की लंबाई पर। किस पर, लोलक की लंबाई पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को, मैंने कारण भी बता दिया क्यों लोलक की लंबाई पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ के संवेग तथा वेग का अनुपात। अब देखिए यहाँ पर संवेग और वेग,
संवेग और वेग का अनुपात पूछ रहा है। अगर आप लोग को संवेग का फॉर्मूला पता होगा तो बड़े आसानी से निकाल लेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए संवेग को डिनोट करते हैं जनरली पी से करते हैं, या फिर अब मत करिए तो संवेग लिखिए। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। और इसी संवेग का अनुपात किससे, वेग से, है ना, वेग से अनुपात। जब अनुपात निकालते हैं तो बटे में लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहीं पर कर देते हैं वेग। अब इन दोनों का अनुपात जब निकालेंगे तो वेग और वेग कैंसिल हो गया, वेग कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, आपका द्रव्यमान। तो जब किसी पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, कौन सी भौतिक राशि मिलती है, तो क्या मिलता है, द्रव्यमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4 और 9 दिया है। याद रखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ऐसा है कि ये क्वेश्चन ऐसे मैथमेटिक्स टाइप के मैंने क्वेश्चन फिजिक्स से सवाल इसलिए करा दिए हैं कि बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में या फिर अदर स्टेट एग्ज़ाम में ये सब कई बार पूछा है और डायरेक्ट पूछा है। इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता है, इसलिए चूँकि भौतिक है तो थोड़े बहुत नियम कानून आपको पता होना चाहिए, इसलिए ऐसा पूछा गया। इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोग को कराया है कि आप ऐसे क्वेश्चन आए तो आप भागिए मत। अगर आपको आता है तो गुड, नहीं आता है तो आप लोग यहाँ सीख जाएंगे आज। ठीक है, तो दो समान द्रव्यमान समान है। ठीक है, यहाँ पहले बता दिया है कि द्रव्यमान आपका क्या है, समान है। ठीक है, वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, 4:9 है। तो यहाँ देखिए, हम लोग पहले ये आप लोग बताते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है, ये सामान्य फार्मूला होता है, द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर होता है उसका हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सामान्य फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ क्या है, दो हैं, तो दो हैं जिनका द्रव्यमान तो सेम है। द्रव्यमान को हम लोग m से डिनोट करते हैं, तो m हमारा सेम है लेकिन v अलग अलग है। ठीक है, v अलग अलग है, तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, पहले के लिए हमारा हो जाएगा 1/2 mv²। पहले के लिए गतिज ऊर्जा ये हो जाएगा। दूसरे के लिए हमारा क्या हो जाएगा, v2, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा 1/2 mv²। तो यहाँ पर पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है समान द्रव्यमान की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है। तो गतिज ऊर्जा का पहले का mv², दूसरे का mv², और इसका अनुपात सामने दिया भी हुआ है, कितना दिया है 4/9। ठीक है, 4/9। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए 1/2 कैंसिल, द्रव्यमान सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, v1² और इक्वस टू 4/9। यहाँ देख लीजिए, इसके आगे क्या हो जाएगा, v1/v2 दोनों का स्क्वायर इक्वस टू 4/9। अगला क्या हो जाएगा, v1/v2 क्या हो जाएगा, इस पे अंडर रूट लग जाएगा, इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट 4/9, और क्या निकल के आएगा, 4 की जगह 2 और 9 की जगह 3। आंसर क्या हो जाएगा आपका 2, 3। तो यही पूछ रहा है उनके उनके वेग का अनुपात क्या होगा। तो वेग हम बता दिए, v1/v2 उनका वेग का अनुपात हो गया, और आया कितना है 2, 3। ठीक है, क्या आंसर आया, 2:3 अनुपात। ठीक है, समझ में आएगा। इसको आप लोग आराम से 2-3 बार देख लेंगे तो बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन, बल गुणन होता है। इनका कहने का मतलब होता है बल किसका गुणन होता है, यही पूछ रहे हैं। ठीक है, स्लैश लगा हुआ है। देखिए F बराबर होता है m × a। ठीक है, किसका होता है, F बराबर m द्रव्यमान गुणे त्वरण, वही इसका आंसर होता है। F बल किसका गुणन होता है, m मतलब द्रव्यमान मास, और गुणे a क्या है, त्वरण। तो बस यही होगा आंसर इसका। उसमें दिया रहेगा ऑप्शन में आपको बल गुणन होता है द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, वही आप टिक मार दीजिएगा, द्रव गुणन होता है द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ होता है। पूछ रहा है किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ होता है। ठीक है, तो किसी पिंड का सर्वाधिक भार कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है। उसका भी कारण है क्योंकि ध्रुवों पर, किसी पिंड का सर्वाधिक भार ध्रुवों पर इसलिए होता है क्योंकि ध्रुवों पे आपके जी का मान
आपके गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं जी हमारे भार को प्रभावित करता है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा जी वहाँ सबसे ज़्यादा वस्तु का भार। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ होता है, ध्रुवों पर। ठीक है, कहाँ होता है, ध्रुवों पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ये वायु शक्ति दिया है ना, मतलब विंड पावर, पवन शक्ति आपने सुना होगा, पवन ऊर्जा, उसी की बात कर रहा है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, है ना। बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। तो यही पूछ रहा है कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो जो हवाओं का जो गतिज ऊर्जा है, उसी को हमारा जो पवन चक्की होता है वो अपने यंत्र के माध्यम से वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जिससे हम लोग को बिजली प्राप्त होती है पवन चक्कियों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। किसी वायु शक्ति में ऊर्जा कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो कौन सा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, देखिए हवाओं में जो गतिज ऊर्जा होती है उसको आपके पवन चक्की में जो टरबाइन होता है उसके माध्यम से वो यंत्र होता है, यांत्रिक ऊर्जा में पहले वो बदलता है, फिर उसी यांत्रिक ऊर्जा को वो किस में बदल देता है, वैद्युत ऊर्जा में। समझ गए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला लास्ट है, यदि किसी ऐनक की लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर है। लेंसों की शक्ति मतलब लेंस की क्षमता। अक्सर आप लोग चश्मा लगाते होंगे तो लोग बोलते होंगे पावर कितना है ना, उसी की बात कर रहा है। कोई बोलता है मेरा -0.5 है, कोई बोलता है +2 है ना, तो उसी की बात कर रहे हैं कि यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति मतलब लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी पूछ रहा है। लेंस की क्षमता दिया हुआ है, फोकस दूरी पूछ रहा है, और लेंस की क्षमता किस में दिया हुआ है, डायोप्टर। तो ये आप लोग जान लीजिए कि जो लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक, उसकी इकाई डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं डायोप्टर को, डी से। डायोप्टर को किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो यहाँ पर फोकस दूरी निकाल रहा है। देखिए फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, उसको एफ से डिनोट करते हैं हम लोग, 1/d। ठीक है, फोकस दूरी इक्वल टू होता है 1/d। यहाँ पर d हमारा कितना दिया हुआ है, 2 डायोप्टर, और प्लस में दिया हो प्लस भी लगा देंगे। इसका मतलब जो फोकस दूरी आएगी वो क्या हो जाएगी, 0.5 मीटर। ये मीटर में होता है। ठीक है, तो यार आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0.5 मीटर। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, शक्ति दिया था 2 डायोप्टर, फोकस दूरी पूछ रहा था उसी लेंस का जिस लेंस की क्षमता दी हुई है, तो उसका फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर। ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए। हालांकि 25 क्वेश्चन सिर्फ नहीं थे, मैंने इसको हर तरीके से एक्सप्लेन किया है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन के माध्यम से भी बताया है। ध्यान रखिएगा, अभी पार्ट 2 है, मैं कोशिश करूँगा इसके 4 पार्ट बनाऊँ, कम से कम 4 पार्ट बनाओ। वो 4 पार्ट आप पढ़ लीजिए, आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में विश्वास कीजिए बहुत हेल्प मिलने वाली है, मतलब मिलने वाली है। ठीक है, आप लोग पार्ट 1 भी देखिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, इसको भी रिवाइज करते रहिएगा। अगर कुछ यहाँ पर कुछ भी कहीं पर कुछ आपको गलत या लगे कहीं इंप्रूवमेंट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग को अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।